स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ सी। फंडामेंटल्स ऑफ सी में हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताया गया है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इसके पास में पॉइंट्स हैं उनको। A C program can be viewed as a group of building blocks called functions. A function is a subroutine that may include one or more statements designed to perform a specific task. तो अगर हम बात करें एक सी प्रोग्राम के लिए तो सी प्रोग्राम बेसिकली ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको कि हम फंक्शंस कहते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं। और जो फंक्शन होते हैं बेसिकली कुछ सब रूटीन्स होते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब अगर हम देखें फिगर है में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग टू राइट अ सी प्रोग्राम वी फर्स्ट क्रिएट फंक्शंस एंड देन पुट देम टुगेदर। यानी कि अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग के दौरान हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं फंक्शंस स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, और सभी फंक्शंस को हम जब एक साथ लेकर आते हैं और एक यूनिट में हम उनको डाल देते हैं तो वो एक तरीके से हमारा सी प्रोग्राम की तरह काम करता है। अगर हम सी प्रोग्राम के लिए बात करें तो सी प्रोग्राम में कंटेन वन और मोर सेक्शंस एज शोन इन द फिगर ए। अब आप देख रहे हैं फिगर ए में जो पहला स्टेटमेंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो फिगर ए में जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमेंट लाइन्स गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम, द ऑथर एंड अदर डिटेल्स विच द प्रोग्रामर वुड लाइक टू यूज लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है एक सी प्रोग्राम का, बेसिकली हम वहाँ पर कमेंट लाइन यहाँ पर मेंशन करते हैं और कमेंट लाइन में बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग हम वहाँ पर बनाने के लिए जा रहे हैं और उसका राइटर कौन हो सकता है, और जो प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो ऐसे डिटेल्स है जो हम ये बताना चाहते हैं कि जो लेबल की तरह काम करें, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होती है जो बातें वो हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यहाँ पर शामिल करते हैं। जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि द लिंक सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंपाइलर टू लिंक फंक्शंस फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। बेसिकली लिंक सेक्शन यहाँ पर उस चीज़ के लिए बनाया गया है कि जब हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं एक सी प्रोग्राम में तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए जो सेक्शन सी प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है उसको लिंक सेक्शन कहते हैं। और बेसिकली जब हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं एक सी प्रोग्राम में तो उसको यूज़ करने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि हम उन हेडर फाइल्स में बने हुए जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सिस्टम लाइब्रेरी में उनको हम यूज़ करना चाहते हैं हमारे करंट सी प्रोग्राम में। इसके बाद द डेफिनेशन सेक्शन डिफाइंस ऑल द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। जो थर्ड हमारा सेक्शन है वो है डेफिनेशन सेक्शन, जहाँ पर हम क्या करते हैं हमारे प्रोग्राम में यदि कोई कॉन्स्टेंट्स के रिक्वायरमेंट है उनको यूज़ करना चाहते हैं तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन सेक्शन में बाय यूजिंग द डिफाइन कीवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। There are some variables that are used in more than one function. Such variables are called global variables and they are declared in global section that is outside of all the functions. This section also declare all the user defined functions. तो बेसिकली अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो कि ओवरऑल प्रोग्राम में काम आ सकते हैं, ओवरऑल प्रोग्राम में हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से हम इन्हें ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसकी डिक्लेरेशन भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही देते हैं। तो ओवरऑल यदि हम बात करें फिगर ए में जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताया गया है तो पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसके अंदर हम कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम यूज़ करते हैं, लाइक टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, ऑथर ऑफ द प्रोग्राम। फिर हम लिंक सेक्शन की बात करें तो लिंक सेक्शन में बेसिकली हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने वाला जो पार्ट है हमारा वो यहाँ पर लिंक सेक्शन में आएगा। डेफिनेशन सेक्शन में हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशंस को जो हम डिफाइन करते हैं वो वाला पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विच कैन बी accessed in complete प्रोग्राम। एंड इसके अलावा हम जो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस उनकी जो डेफिनेशन उनकी जो डिक्लेरेशन है वो भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही देते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहां पर आप देखते हैं कि पॉइंट नंबर 5 है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन सेक्शन। यानी कि आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर मेन फंक्शन सेक्शन आ गया ग्लोबल डिक्लेरेशन के बाद में। तो हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल पॉइंट है वो मेन फंक्शन से ही होता है। जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, बिना सीपीयू के हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम को यूज़ करने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन सेक्शन। Now this section contains two parts. First part is called declaration part and another one is executable part. तो आप देख रहे हैं कि मेन फंक्शन में यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिक्लेयर ऑल द लोकल वेरिएबल्स जो कि हम यूज में लेने वाले हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। और एग्जीक्यूटेबल पार्ट बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पर एटलीस्ट हम एक स्टेटमेंट ऐसा डिफाइन करेंगे जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद कोई ना कोई आउटपुट हमें जनरेट करके देगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन पार्ट की यदि अपन बात करें तो इट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम। सेकंड इज executable part, it contains at least one statement which will be executed later। यानी कि जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब है these two parts appear between the opening and closing curly braces। यानी कि जो मेन फंक्शन का जो ओपनिंग करली ब्रेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा जो माउस पॉइंटर है वो ओपनिंग करली ब्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है, और जो क्लोजिंग करली ब्रेस है वो अभी आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट के नीचे वाला पार्ट जो ब्रैकेट है ब्रेस, उसको हम क्लोजिंग करली ब्रेस बोलते हैं। तो बेसिकली डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट इन दोनों के बीच में ही होगा। सेकंड थिंग इज दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस एट द ओपनिंग ब्रेस एंड एंड एट द closing brace। The third point is that the closing brace of the main function section is the logical end of the program। मतलब हम जब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक सी प्रोग्राम के एंड को इंडिकेट करता है। All the statements in the declaration the executable parts end with the semicolon। यानी कि मेन फंक्शन के अंदर every statement will end with the terminating semicolon, चाहे वो डिक्लेरेशन पार्ट का पार्ट हो या एग्जीक्यूटेबल पार्ट का। तो इस तरीके से मेन फंक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6, यानी कि द सब प्रोग्राम सेक्शन विच कंटेन्स ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शंस दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सब प्रोग्राम सेक्शन में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनका मोटिव होता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और इन फंक्शंस की डेफिनेशन क्योंकि हमने सब प्रोग्राम सेक्शन में दी है, उनको डिक्लेयर हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में किया है, बट उनको यूज करने के लिए हमें उन्हें मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का हमारा यहाँ जो पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से स्टार्ट होता है और सब प्रोग्राम सेक्शन पर जाकर के कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सब प्रोग्राम सेक्शन जरूरी नहीं है कि हर सी प्रोग्राम में आपको मिले, इसको देना ऑप्शनल होता है, क्योंकि सब प्रोग्राम सेक्शन बेसिकली तभी यूज़ किया जाएगा जब हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हमारा यहाँ पर था। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है उसको ध्यान में रखते हुए एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे इन सभी पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर अब एक टर्बो सी कंपाइलर हमने स्टार्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देना है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर बेसिकली मेंशन करते हैं टाइटल ऑफ द प्रोग्राम इन कमेंट लाइंस। तो बेसिकली कमेंट लाइंस अगर हमें सी प्रोग्राम में मेंशन करनी है तो उसके लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो हमारा आज के प्रोग्राम का है वो हम ये लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैश इंक्लूड वाला जो सिंटेक्स है टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। और बेसिकली जो हेडर फाइल्स हम यहाँ काम में लेंगे वो दो हेडर फाइल्स होंगी, एक तो है stdio.h और दूसरी है हैश इंक्लूड पार्ट में हम जो मेंशन करेंगे conio.h। तो दो हेडर फाइल्स हमने यूज़ करी stdio.h और conio.h। तो stdio.h conio.h को इंक्लूड करने के लिए हमने यूज़ किया स्टेटमेंट हैश इंक्लूड
और हेडर फाइल्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन जो हमारे जो एंगुलर ब्रैकेट्स है उनके बाद उनके मिडल में हमने मेंशन किया। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारा लिंक सेक्शन हो गया, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कुछ हेडर फाइल्स जो सिस्टम लाइब्रेरी का पार्ट है उनको हम यहाँ हमारे करंट प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं, सो दैट इन हेडर फाइल्स में जो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं उन्हें हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएँ। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। तो अब हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी है, क्योंकि हम जानते हैं पाई एक कांस्टेंट है। उसके लिए एक सिंटेक्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हैश, फिर हम डिफाइन कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर हम एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ देंगे, जैसा कि पाई उसका नाम दिया हमने, और पाई की जो वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। तो यहाँ एक्चुअली ये नम लॉक ऑफ है, इसको हम यहाँ दे देते हैं 3.14। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दिया, फिर हमने हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, और उसके बाद हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया पाई नाम से है, और उसको डिफाइन करने के बाद हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन करी 3.14, और हैश डिफाइन बेसिकली एक सिंटेक्स हम फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हम क्या कर पाएँ, एक कांस्टेंट को डिफाइन कर पाएँ। यानी कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ पर हम बेसिकली अगर उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। तो मैंने दिया एरिया अंडरस्कोर सर्कल फंक्शन का नाम, और उसको देने के लिए मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि होता है रेडियस। यहाँ पर मैंने आर उसको दिया, और ये मेरा सेमीकोलन आ गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर हम इसकी एक कमेंट लाइन मेंशन कर देते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके अलावा जो हैश डिफाइन वाला जो पार्ट है वो आप देख रहे हैं, ये है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। इसके ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हम दे देते हैं लिंक सेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, लिंक किया है हमारे सी प्रोग्राम में। और इससे ऊपर वाला तो वैसे ही पता चल रहा है कि हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। अब बारी आती है मेन फंक्शन की, तो उसको हम डिफाइन करते हैं वॉइड मेन, और यहाँ इसका ओपनिंग कर लिबेस आ गया। अब क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो हमें डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट डेटा टाइप के साथ रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेडियस हमने डिक्लेयर किया। इसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया CLR SCR, जो कि बेसिकली पार्ट है हमारी हेडर फाइल conio.h का। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन यूज में ले रहे हैं printf। उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब ये जो printf फंक्शन है, ये printf फंक्शन हमारी एक जो हेडर फाइल है stdio.h इसका पार्ट है, तो इस वजह से आप समझ गए होंगे कि हमने हेडर फाइल क्यों यूज़ किया। अब हम यूज़ कर रहे हैं एक और नया फंक्शन scanf, और scanf बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं सो दैट अपन रेडियस की वैल्यू इनपुट कर पाए व्हेन वी रन द प्रोग्राम। अब बारी आती है कि हम हमारा जो फंक्शन है उसको हम कॉल करें, तो एरिया अंडरस्कोर सर्कल, और यहाँ पर जो हमारा रेडियस हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हमने एज अ इनपुट इसको पास किया। अब हम getch नाम से एक फंक्शन और यूज़ करेंगे जो कि conio.h हेडर फाइल है उसका पार्ट है, और अब हम यहाँ क्लोजिंग ब्रेस लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि void main की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि कौन सी
लाइन वॉइड मेन में डिक्लेरेशन पार्ट का यूज पार्ट है और कौन सी एग्जीक्यूटेबल का है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो डिक्लेरेशन पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो इसका एग्जीक्यूटेबल पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट स्टार्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन पार्ट। अब बारी आती है सब प्रोग्राम सेक्शन जो हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है एरिया अंडरस्कोर सर्कल और इसको हमने एक इनपुट पास करवा रखा है फ्लोट टाइप का जिसका नाम है आर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है एरिया और इस एरिया के अंदर हम फॉर्मूला ही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर वाला। पाई हमने देखा आपने कि जो ऊपर कॉन्स्टेंट है पी आई ई वाला वो यूज़ किया है यहाँ पे एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके जो इनपुट हमारे पास आ रहा है इस फंक्शन में वो है स्मॉल आर और इस स्मॉल आर को हमने 2 बार यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। और अब हम इसको printf फंक्शन की मदद से प्रिंट करवा लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया और %f लगाया एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करेगा वो हमने मेंशन कर दिया है और ये फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये वॉइड एरिया सर्कल वाला पार्ट है वो हमारा जो है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन का हिस्सा। अब जो हमारा सी प्रोग्राम बना है एक बार हम इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमसे एक मैसेज आ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रेडियस की वैल्यू इनपुट करनी है। सपोज दैट मैंने टाइप किया 7 क्योंकि मेरा नमलोक यहाँ पर ऑफ था तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखें मेरा अब यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस की वैल्यू जब मैंने 7 की तो ये एक बार हम इसको वापस से रन करते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस हमारे पास मैसेज है। अब जैसे ही मैंने वैल्यू इनपुट करी 7 तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और आउटपुट आया एरिया ऑफ द सर्कल एंड एक वैल्यू आई है 153.860001। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम हमारा बना है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया। और फर्स्ट की जो लाइंस हैं वो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सी प्रोग्राम मेंशन करी है इन कमेंट लाइंस एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया लिंक सेक्शन को यूज़ किया है। लिंक सेक्शन में हमने हेडर फाइल्स लगाई है और यहाँ पर हेडर फाइल्स बेसिकली हम इस वजह से यूज़ करते हैं सो दैट हम उनके अंदर बने हुए जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम हमारे अकॉर्डिंग प्रोग्राम में यूज़ में ले पाएँ और इसके लिए हमें लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स इंक्लूड करना पड़ता है। इसके बाद हमारा डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन में हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसको हमने नाम दिया पाई और उसकी वैल्यू थी 3.14। अब क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन में हमने इसलिए इसको डिफाइन किया क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का टास्क था वो था टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल अकॉर्डिंग टू विच पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला जिसका होता था। लेकिन अगर मान लीजिए हमें किसी प्रोग्राम में डेफिनेशन अगर हमें किसी प्रोग्राम में कांस्टेंट डिफाइन नहीं करना इन दैट केस हम उस डेफिनेशन सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। मतलब ये जो डेफिनेशन सेक्शन है वो यहाँ पर एक तरीके से ऑप्शनल होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है जिसके अंदर हम बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स या यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा बेसिकली ऑप्शनल ही होता है और अगर हम कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल जो ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर कर रहे हैं अगर हमारे प्रोग्राम को उसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर हम इस डिक्लेरेशन सेक्शन का पार्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया है एरिया अंडरस्कोर सर्कल जिसके अंदर एक इनपुट हमने पास किया है रेडियस के लिए आर और उसका डेटा टाइप हमने फ्लोट दिया है। इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो हमने वॉइड मेंशन करा है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन सेक्शन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेन सेक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया है मेन फंक्शन डिफाइन करा है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ओपनिंग कर्ली ब्रेस और जो लॉजिकली एंड हो रहा है वो एंडिंग कर्ली ब्रेस। यहाँ पर बेसिकली 2 पार्ट हमने पढ़े थे डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में बेसिकली हमने लोकल वेरिएबल्स इस फंक्शन के लिए डिक्लेयर करे हैं। बेसिकली अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी जो कि रेडियस नाम से हमने बनाया है और उसका डेटा टाइप हमने फ्लोट दिया है। आप देख रहे हैं कि इसको हमने टर्मिनेटिंग सेमीकोलन के साथ एंड भी किया है
एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हमने CLR SCR लगाया जो कि एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, और ये जो है कोनी डॉट एच हेडर फाइल है उसका पार्ट है। इसके बाद हमने printf एक फंक्शन लगाया जिसके अंदर हमने मैसेज दिया एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, और आपने भी देखा था कि जो ये हमारा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस है वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा था। आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो ये एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस जो क्वेश्चन मार्क तक का जो पार्ट है वो हमारा printf का जो रेड कलर वाला जो स्टेटमेंट है वही है जो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन हमने लगाया %f %, रेडियस जो कि बेसिकली हमें अलाउ करता है सो दैट हम हमारी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर टाइप कर पाएँ। तो जो 7 मैंने टाइप किया था वो इस स्कैनफ फंक्शन की बदौलत ही मैंने किया था। इसके बाद एरिया अंडरस्कोर सर्कल और रेडियस ये हमारा फंक्शन को हमने कॉल किया है इन वॉइड मेन, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल जो नीचे डिफाइन है सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर ये वहाँ पर कंट्रोल को स्विच करेगा। अब हो क्या रहा है कि ये रेडियस जो वेरिएबल थी वॉइड मेन के अंदर जिसके अंदर जिसकी वैल्यू 7 थी वो वैल्यू अब यहाँ पर एक स्मॉल r वेरिएबल में कॉपी हो गई है जिसको हमने फर्दर हमारे प्रोग्राम में सॉरी सब प्रोग्राम सेक्शन में जो एरिया ऑफ सर्कल है वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया इन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 ऊपर से आ रही है, आर की वैल्यू हमने कॉपी जो फंक्शन के साथ आई है हमारे पास वो कॉलिंग के वक्त वहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो कैलकुलेट हो गया और हमने उसको स्टोर करवाया एक वेरिएबल एरिया के अंदर। और फिर लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं printf एरिया ऑफ द सर्कल वो यहाँ से प्रिंट होकर के आ रहा है। और फाइनली जो हमारा एरिया सर्कल जो क्लोजिंग ब्रेस है वो लॉजिकली इसको एंड कर रहा है और उसके बाद वापस हमारा प्रोग्राम वॉइड मेन पर स्विच करता है जहाँ पर हम गेट सी एच को भी देखते हैं। गेट सी एच बेसिकली कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का ही पार्ट है, और इसके बाद हमारा जो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन है वो आ जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वॉइड मेन बेसिकली लॉजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम माना जाता है। और क्योंकि सारे के सारे जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस है उनकी जो कॉलिंग होगी वो वॉइड मेन से ही होती है, तो इसलिए एक सी प्रोग्राम में वॉइड मेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोग्राम था सी लैंग्वेज का जो कि बनाया गया था टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। बट इसके अंदर हमने ये चीज़ों का भी ध्यान रखा कि कैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को यहाँ पर हमने मेंशन किया। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ सी, इसके अंदर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।